हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपके सामने गौरव मिगलानी। इस वीडियो में अब जो टॉपिक हम स्टडी करने जा रहे हैं दैट इज नियो क्लासिकल अप्रोच। इस अप्रोच को समझने से पहले मैं एक बात आपको फिर से क्लियर कर देता हूं कि क्लासिकल अप्रोच में हमने फिजिकल रिसोर्सेज के ऊपर फोकस किया। फिजिकल रिसोर्सेज को लेकर क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं हमने उसको सोल्व करना सीखा। अब इस अप्रोच में हम ह्यूमन रिसोर्सेज से रिलेटेड प्रॉब्लम्स को डिस्कस करेंगे। ह्यूमन रिसोर्सेज को लेकर क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं, उनके क्या क्या सॉल्यूशंस हैं, हमको इसी अप्रोच के अंदर डिस्कस करना होगा। तो नियो क्लासिकल अप्रोच में हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे ह्यूमन रिलेशन अप्रोच। तो ह्यूमन रिलेशन अप्रोच को किसने प्रतिपादित किया, मतलब इसका इन्वेंटर कौन है, इसका इन्वेंशन किसने किया है, तो वो है एल्टन मायो। एल्टन मायो अपनी फ्रेंड्स की, अपने दोस्तों की एक टीम के साथ एक प्लांट में गए। उस प्लांट का नाम था हार्थोन। हार्थोन प्लांट के अंदर उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया जिसके अंदर 29,000 एम्प्लॉइज काम कर रहे थे। तो उन्होंने ये जो एक्सपेरिमेंट किया है ये एक ही बार में नहीं किया, ये एक्सपेरिमेंट इनका 1927 से 1932 तक चला। ये कंपनी कौन सी थी? वेस्टर्न इलेक्ट्रिक कंपनी। ये कंपनी कहां की है? यूएसए। इस कंपनी का एक प्लांट है जिस प्लांट के अंदर एल्टन मायो ने ये एक्सपेरिमेंट किया। एक्सपेरिमेंट में इन्होंने क्या क्या स्टडी किया, क्या क्या फैक्टर्स हैं जो इन्होंने स्टडी किए। इन्होंने स्टडी किया और स्टडी के टाइम पर इन्होंने क्या क्या देखा। पॉइंट नंबर 1, इन्होंने देखा कि लाइट एंड प्रोडक्शन के बीच में क्या रिलेशनशिप है। दूसरा जो फैक्टर इन्होंने ध्यान में रखा, इन्होंने देखा कि जो वर्किंग कंडीशंस होती हैं और जो प्रोडक्शन होता है, वर्किंग कंडीशंस एंड प्रोडक्शन, उन दोनों के बीच में क्या रिलेशन है। फिर तीसरी बात जो इन्होंने ध्यान में रखी, इन्होंने देखा कि इनफॉर्मल ग्रुप एंड रिलेशनशिप विद प्रोडक्शन। इनफॉर्मल ग्रुप एंड रिलेशनशिप विद प्रोडक्शन, मतलब प्रोडक्शन के साथ इनफॉर्मल ग्रुप का क्या रिलेशन है, क्या प्रोडक्शन इनफॉर्मल ग्रुप की वजह से बढ़ता है या कम होता है। तो इन्होंने तीसरा फैक्टर ये भी स्टडी किया। चौथा फैक्टर इन्होंने स्टडी किया रिलेशनशिप बिटवीन द इकोनॉमिक इंसेंटिव्स एंड प्रोडक्शन। क्या प्रोडक्शन वर्कर्स को इकोनॉमिक इंसेंटिव देने से बढ़ सकता है या नहीं बढ़ सकता। तो इन्होंने ये सारे फैक्टर स्टडी किए। तो एल्टन मायो ने जब अपनी फ्रेंड्स की टीम के साथ इन सारे फैक्टर्स के ऊपर स्टडी किया तो स्टडी करने के बाद इनको क्या पता लगा, मतलब इन्होंने इस अप्रोच के बेस पर हमारी ह्यूमन सोसाइटी को क्या कंट्रीब्यूट किया, या ऐसा कह लीजिए कि इस अप्रोच की क्या इंपॉर्टेंस है, अब हम इन पॉइंट्स में डिस्कस करेंगे। या हम ये भी कह सकते हैं कि इस एक्सपेरिमेंट के थ्रू हमें क्या मिला, मतलब इन्होंने क्या योगदान किया, हमें क्या समझने को मिला, क्या ये कंक्लूड होकर टॉपिक हमारे सामने आया। तो इन्होंने जब पूरा एक्सपेरिमेंट खत्म किया तो इन्होंने ये बताया कि वर्किंग कंडीशन और प्रोडक्शन के अंदर कोई रिलेशनशिप नहीं होता है। ये कहते हैं कि हर इंसान जिसके अंदर भावनाएं हैं, संवेदनाएं हैं, इमोशंस हैं, अगर हम उसको काम करने की अच्छी कंडीशंस देने की बजाय उसकी भावनाओं को समझें, उसको दिमाग को समझें, उसके मन को समझें, उसकी फीलिंग्स को समझें, उसे अच्छे ग्रुप में काम करने के लिए कहें, बहुत सारे लोगों के साथ काम करने के लिए कहें, तो कहीं ना कहीं प्रोडक्शन बढ़ सकता है। ये बात मैं आपको फिर से रिपीट कर रहा हूं। इन्होंने एक्सपेरिमेंट करने के बाद क्या बोला कि जो वर्किंग कंडीशंस होती हैं उसके बिहाफ पर प्रोडक्शन इंक्रीज नहीं होता है। उन्होंने बोला कि प्रोडक्शन इंक्रीज होता है एक ह्यूमन के बिहेवियर के बिहाफ पर। कहते हैं कि अगर हम इंसान की भावनाओं का ध्यान में रखें, उसकी फीलिंग्स को ध्यान में रखें, उसकी बातों को समझें, उसकी प्रॉब्लम को सोल्व करें, तो डेफिनेटली इंप्लॉइज क्या रहेंगे? सेटिस्फाई रहेंगे। और अगर इंप्लॉइज सेटिस्फाई हैं तो डेफिनेटली हमारा प्रोडक्शन भी बहुत अच्छा होने वाला है। तो इन्होंने पहला पॉइंट जो हमें दिया वो यही है, कहते हैं कि नो रिलेशनशिप बिटवीन द कंडीशन ऑफ वर्क एंड प्रोडक्टिविटी एंड जो वर्किंग कंडीशन है उन दोनों के बीच में कोई रिलेशनशिप नहीं है। फिर इन्होंने दूसरी बात हमको बोली कि नॉन इकोनॉमिक जो अवार्ड होते हैं वो इंप्लॉइज को मोटिवेट करते हैं और वो प्रोडक्शन पहले से भी ज्यादा अच्छा करते हैं। मान लीजिए मैंने किसी इंप्लॉय को सबके सामने प्रशंसा कर दी, मैंने सभी इंप्लॉइज के सामने एक इंप्लॉय को अवार्ड दे दिया, पैसा तो नहीं दिया, उसको
कुछ प्रशंसा कर दी, मैंने उसकी प्रेज कर दी, तो वो क्या होगा, वो मोटिवेट होगा और पहले से भी ज्यादा अब प्रोडक्शन करेगा, पहले से भी ज्यादा अच्छे तरीके से काम करने वाला है। तो क्या हुआ, उसके मन को हमने सेटिस्फाई किया, उसको हमने पैसा नहीं दिया पर उसको हमने क्या दिया, उसकी मन को मैंने सेटिस्फेक्शन दी। तो कहते हैं कि नॉन इकोनॉमिक जो अवार्ड होते हैं ना, वो इंप्लॉइज को मोटिवेट करते हैं, सेटिस्फाई रखते हैं और प्रोडक्टिविटी हमारी ज्यादा होती है। तीसरा पॉइंट इन्होंने जो बोला, इन्होंने कहा कि वर्कर्स की सम्मान, सेल्फ रिस्पेक्ट को हमें ध्यान में रखना है। मतलब कभी कभी क्या होता है ना कि हम सामने वाले की आदर या सम्मान को ठेस पहुंचा देते हैं। तो इन्होंने, एल्टन मायो ने बोला कि हमें वर्कर्स की ओनर का रिस्पेक्ट करनी है, उसके जो आदर है, रिस्पेक्ट है, सेल्फ रिस्पेक्ट है, उसका जो आत्म सम्मान है, हमें उसकी रक्षा करनी है। क्योंकि अगर हमने उसके दिल को ठेस पहुंचाई तो डेफिनेटली वो प्रोडक्शन अच्छे से नहीं कर पाएगा, पूरी एफिशिएंसी के साथ काम नहीं कर पाएगा। चौथी बात जो इस एक्सपेरिमेंट के थ्रू आई, इन्होंने बोला कि अगर हम इंप्लॉइज को रेगुलर इंटरवल पर ब्रेक देते हैं, रेस्ट देते हैं, तो रेस्ट देने से क्या होगा, अगली बार वो और भी अच्छे से काम कर पाएगा। आपको भी ये बात पता है, मुझे भी ये बात पता है, अगर हम 7-8 घंटे लगातार नॉन स्टॉप काम करते हैं तो हमारी एफिशिएंसी धीरे धीरे कम होती जाती है। पहले वाले घंटे में हम काम ज्यादा करेंगे, दूसरे वाले घंटे में काम कम, फिर धीरे धीरे हमारी एक्टिविटी जैसे जैसे हम करते जाते हैं हमारी एफिशिएंसी कम होती रहती है और प्रोडक्टिविटी भी कम होती रहती है। इसलिए एल्टन मायो ने एक बात बोली है कि अगर हम इंप्लॉइज को कुछ टाइम के बाद बार बार अगर हम उनको रेस्ट देते रहे तो उनकी एफिशिएंसी बढ़ सकती है और प्रोडक्टिविटी भी बढ़ सकती है, मतलब हमारा प्रोडक्शन ज्यादा होगा। ये बात हमने फैटिग स्टडी में भी पढ़ा था। साइंटिफिक मैनेजमेंट के अंदर एक फैटिग स्टडी का टॉपिक आता है जिसके अंदर हम हिंदी में हम उसको बोलते हैं थकान अध्ययन। उसके अंदर कहा गया है कि ये मानकर चलो कि इंप्लॉइज को थकावट होती है, तो इंप्लॉइज को अगर हम टाइम टू टाइम ब्रेक देते रहे तो इंप्लॉइज क्या करेंगे, थोड़े वक्त के बाद, उस ब्रेक के बाद पहले से भी ज्यादा अच्छा काम करने वाले हैं, क्योंकि उनके अंदर क्या आ जाती है, एनर्जी आ जाती है। इसी थकान अध्ययन के कारण ही स्कूल्स के अंदर 4 पीरियड्स के बाद सभी को ब्रेक दिया जाता है, चाहे वो टीचर्स होते हैं चाहे वो स्टूडेंट्स होते हैं, क्योंकि ब्रेक के बाद हम फिर से एनर्जी से भर जाते हैं। तो यही बात हमें यहां पर एल्टन मायो ने बोली कि वर्कर्स को हमें ब्रेक देना चाहिए, रेस्ट देना चाहिए। फिर इन्होंने जो अगली बात बोली, इन्होंने बोला जो इंप्लॉइज होते हैं ना, वो ग्रुप्स के अंदर काम करके ज्यादा सेटिस्फाई रहते हैं। आप सोचकर देखिए, आप सारा दिन अकेले कमरे में पड़े रहे तो दिमाग खराब हो जाएगा। अगर आप कुछ लोगों के साथ चाहे 5 दिन एक कमरे में पड़े रहे तो आपके मन को कम से कम सेटिस्फेक्शन रहेगी कि कोई तो मेरे साथ है। तो वही बात एल्टन मायो ने बोली कि वर्कर्स हमेशा ग्रुप में काम करके ज्यादा सेटिस्फाई रहते हैं। अगर हम उन्हें अकेला काम करने के लिए छोड़ दें तो डेफिनेटली उसकी एफिशिएंसी कम हो जाएगी, प्रोडक्टिविटी कम हो जाएगी, अल्टीमेटली नुकसान कंपनी का, फर्म का, फैक्ट्री का। अगला पॉइंट, इन्होंने बोला कि वर्कर से हमें जो भी काम कराना है तो वर्कर से काम करवाने से पहले हर इंफॉर्मेशन हमें उसे दे देनी चाहिए। जब भी मीटिंग्स हो तो मीटिंग्स के अंदर भी हमें वर्कर्स को इन्वॉल्व कर लेना चाहिए, क्योंकि वर्कर्स को अगर हम सारी बातें पहले से बता देंगे तो वर्कर्स जब काम करेंगे तो उन्हें लगेगा कि ये कंपनी मेरी है, मैं कंपनी का हूं और कंपनी मुझे सारी बातें बता तो देती है, सारे डिसीजन लेने से पहले कंपनी मेरे से पूछ तो लेती है, मुझे बता तो देती है, तो वर्कर्स पहले से भी ज्यादा अच्छे से काम करने वाले हैं। तो एल्टन मायो ने यही बात बोली है कि वर्कर्स से जो भी काम करवाना है, हर प्रकार की इंफॉर्मेशन आप वर्कर्स को पहले ही दे दें, ताकि वर्कर्स काफी एफिशिएंसी के साथ 100% काम कर पाएगा। नेक्स्ट पॉइंट, इन्होंने बोला कि जो इंसानों की मनोवैज्ञानिक स्थिति होती है ना, साइकोलॉजी होती है, हमें उसको समझना चाहिए। हर इंसान की एक मानसिक स्थिति होती है। तो एल्टन मायो ने बोला हमें क्या करना है, वर्कर्स की मानसिकता को थोड़ा ध्यान रखना है कि सामने वाला किस दिमाग से चलता है, सामने वाले की मानसिकता क्या है, सामने वाला किस तरीके से मोटिवेट हो सकता है। कहते हैं कि ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, साइकोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए हमें क्या करना है, वर्कर्स की साइकोलॉजी को समझना है, उनका मनोविज्ञान क्या कहता है, वो क्या सोचते हैं, वो किस तरीके से सेटिस्फाई रहते हैं। तो एल्टन मायो ने अल्टीमेटली क्या बोला कि वर्किंग कंडीशन और प्रोडक्टिविटी के बीच में कोई रिलेशन नहीं है। रिलेशनशिप कहां पर है, हमें रिलेशनशिप का ध्यान रखना है कि वर्कर्स की खुद की कुछ फीलिंग्स होती हैं, भावनाएं होती हैं, संवेदनाएं होती हैं, वर्कर्स ग्रुप में काम करना पसंद करते हैं, इनफॉर्मल काम करना पसंद करते हैं। तो ये सारी बातें इस एक्सपेरिमेंट के थ्रू बाहर निकल कर आई, पर इस एक्सपेरिमेंट की भी कहीं ना कहीं कुछ आलोचनाएं की गई हैं, क्रिटिसाइज किया गया है। तो आई होप ये टॉपिक आपको समझ में आ गया होगा। अब हम स्टडी कर लेते हैं बिहेवियरल साइंस अप्रोच। ये अप्रोच कहती है कि हमें इंसानों के बिहेवियर को भी स्टडी कर लेना चाहिए।
जबकि पीछे वाली जो अप्रोच थी ह्यूमन रिलेशन अप्रोच, इसमें क्या कहा गया कि सेटिस्फैक्शन और प्रोडक्शन दोनों के बीच में रिलेशन होता है। तो ये अप्रोच जो अब हम स्टडी करने जा रहे हैं, ये अप्रोच पीछे वाली अप्रोच का ऐसा समझ लीजिए एक सुधरा हुआ रूप है, क्योंकि पीछे वाले अप्रोच में भी इंसानों को लेकर बात की गई, इस अप्रोच में भी इंसानों को लेकर बात की गई है। डिफरेंस कहां पर है? पीछे वाली अप्रोच में हमने सेटिस्फैक्शन और प्रोडक्शन के बीच में रिलेशन एस्टेब्लिश किया, इस अप्रोच में हम इंसानों के बिहेवियर और प्रोडक्शन के बीच में रिलेशन एस्टेब्लिश करेंगे। तो ये अप्रोच कहती है कि हमें इंसानों के बिहेवियर को भी स्टडी कर लेना चाहिए। इस अप्रोच को बनाने में काफी सारे लोगों की हेल्प रही है। यस, इस अप्रोच को बनाने में काफी सारे लोगों की हेल्प रही है। तो इस अप्रोच के थ्रू कौन कौन से एरियाज में सुधार हुआ है हम ये देख लेते हैं। पहला है लीडरशिप, कम्युनिकेशन, मोटिवेशन, ऑर्गेनाइजेशनल चेंज, ऑर्गेनाइजेशनल कॉन्फ्लिक्ट। ये अप्रोच फेमस कब हुई, प्रसिद्ध कब हुई, प्रचलन में कब आई? ये आई है 1940 में। अब हम बात करते हैं कि इस अप्रोच को बनाने में किन किन लोगों ने हेल्प की है, उन लोगों ने अपने कौन कौन से विचार प्रस्तुत किए, ये बातें हम अब देख लेते हैं। तो सबसे पहले है हमारे पास अब्राहम मास्लो। अब्राहम मास्लो की थ्योरी हम पहले भी स्टडी कर चुके हैं। अब्राहम मास्लो कहते हैं कि एक इंसान की जैसे ही एक जरूरत पूरी हो जाती है, वो दूसरी जरूरत को पूरा करने के लिए काम करता है। मतलब दूसरी जरूरत उस इंसान को मोटिवेट करती है। जर्नल हमारी लाइफ में ऐसा ही होता है। आज हमारे पास 10,000 का मोबाइल है, फिर हमको 50,000 का मोबाइल चाहिए। 50,000 के मोबाइल के लिए हम ज्यादा और पैसा कमाते हैं और ज्यादा काम करते हैं ताकि हम 50,000 का मोबाइल खरीद पाए। फिर हमको मान लो 5 लाख की एक गाड़ी चाहिए, फिर 5 लाख की गाड़ी को खरीदने के लिए हम कहीं और ज्यादा अच्छी जगह पर नौकरी करना चाहेंगे। उस नौकरी को करने के लिए हम ज्यादा और पढ़ाई करते हैं, स्ट्रगल करते हैं ताकि हम उस कंपनी में जॉब कर पाए, पैसा कमा पाए और मुझे वो गाड़ी मिल पाएगी। मतलब एक इंसान की जैसे ही एक जरूरत पूरी हो जाती है, वो दूसरी जरूरत को पूरा करने के लिए और भी ज्यादा काम करना स्टार्ट करता है। तो अब्राहम मास्लो ने कौन सी थ्योरी दी है, इसका लिंक मैंने आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। पर अगर ये टॉपिक आपकी एग्जाम में आ जाता है, कहीं पर भी लिखना है, तो आपको ज्यादा डिटेल में नहीं लिखना है। ये सिंपल सी बातें जो मैं आपको बता रहा हूं, बस उतनी ही एक्सप्लेन आपको करनी होती है। सेकंड पर्सन कौन सा है हमारे पास? है फ्रेडरिक हर्जबर्ग। इन्होंने बोला कि इंसान को मोटिवेट करने के लिए कुछ मोटिवेटर्स फैक्टर होते हैं, प्लस उसी के साथ साथ कुछ मेंटेनेंस फैक्टर भी होते हैं। यस, हमने मोटिवेटर फैक्टर्स की तो बात करनी ही है, मेंटेनेंस के भी कुछ फैक्टर होते हैं जो इंसान को मोटिवेट करते हैं काम करने के लिए, तो हमने ये भी देखा। फिर थर्ड है हमारे पास डगलास मैकग्रेगर। इन्होंने दो अप्रोचेस को एक्स अप्रोच और वाई अप्रोच बोल दिया, क्योंकि इंसानों को मोटिवेट करने के लिए एक ट्रेडिशनल अप्रोच है, एक मॉडर्न अप्रोच है। बस इन्होंने क्या किया, ट्रेडिशनल अप्रोच को एक्स अप्रोच बोल दिया और मॉडर्न अप्रोच को इन्होंने वाई अप्रोच बोल दिया। एक्स विचारधारा, वाई विचारधारा। एग्जाम में आएगा तो बस आपको इतना सा ही लिखना है कि इनका इस अप्रोच में ये कंट्रीब्यूशन है। अब हम नेक्स्ट पर्सन की बात करते हैं, दैट इज रेनिस लिकर्ट। इन्होंने क्या किया, ये अप्रोच को देने से पहले इन्होंने काफी सारे मैनेजर्स के साथ डिस्कस किया, काफी सारे मैनेजर्स के साथ इनकी बातें हुई हैं। बातें करने के बाद, डिस्कस करने के बाद इन्होंने 4 मॉडल प्रस्तुत किए, मतलब 4 नई टेक्निक सामने लेकर आए। तो जो इन्होंने अप्रोच दी, जो इन्होंने टेक्निक डेवलप की, तो उस टेक्निक को, उस सिस्टम को हम क्या बोलते हैं? मैनेजमेंट सिस्टम ऑफ लिकर्ट। क्या? मैनेजमेंट सिस्टम ऑफ लिकर्ट। तो ये हुए 4 पर्सन। अब हम बात करते हैं फिफ्थ पर्सन की। फिफ्थ पर्सन है रॉबर्ट टेनिनबम। ये कहते हैं कि इंसान को मोटिवेट करने के लिए, लीडरशिप करने के लिए किसी एक या 2 टेक्निक का होना ही जरूरी नहीं है। तो इन्होंने लीडरशिप स्टाइल्स की 7 टेक्निक्स दी हैं। हालांकि कहीं ना कहीं लीडरशिप की हमने 1 या 2 स्टाइल्स जरूर स्टडी की होंगी, कि कहीं पर हम इंसानों को मोटिवेट करके काम कराते हैं, तो कहीं दबा के काम कराते हैं, कहीं उनको साथ लेकर काम करते हैं। पर इन्होंने लीडरशिप स्टाइल्स की 1-2 नहीं बल्कि 7 टेक्निक्स का प्रतिपादन किया है। तो रॉबर्ट टेनिनबम, इन्होंने लीडरशिप स्टाइल्स के बारे में काफी कुछ बताया है, पर हमको एग्जाम में इतना सब कुछ नहीं लिखना है। लीडरशिप स्टाइल्स की 1-2 टॉपिक मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूं, वो भी आपको मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूं, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में से देख लीजिएगा। अब बात आती है कि इस
पूरी अप्रोच का क्या कंक्लूजन है, क्या निचोड़ है। इस अप्रोच के बिहाफ पर इन लोगों ने यह बताया कि हम जब भी कोई पॉलिसी बनाएं, पॉलिसी जब भी हम डिटरमाइन करें, तो उसमें हमें एम्प्लॉइज को बीच में इन्वॉल्व कर लेना चाहिए, क्योंकि कंपनी के अंदर एम्प्लॉइज काम करते हैं। तो अगर हमें एम्प्लॉइज से काम करवाना है तो हमें पॉलिसीज बनाने के टाइम पे, पॉलिसीज निर्धारण करने के टाइम पे एम्प्लॉइज को बीच में बिठा लेना चाहिए, उनको पॉलिसीज के बारे में पहले ही बता देना चाहिए, उनको बता देना चाहिए कि हम ये पॉलिसी बना रहे हैं, ये आपके फेवर में है, ये कंपनी के फेवर में है, इससे आपका फायदा होगा, इससे अल्टीमेटली कंपनी का भी फायदा होगा। दूसरी बात क्या निकल कर आई, एम्प्लॉइज को हमें इंसानों की तरह ट्रीट करना है। इस अप्रोच के अंदर क्या था, इंसानों को हम मशीन की तरह ट्रीट करते थे, काम करवाओ काम करवाओ काम कराओ। इस अप्रोच का क्या निचोड़ निकल कर आया कि हमें इंसानों को इंसानों की तरह ही ट्रीट करना है। तीसरा कंक्लूजन, हमको बताया गया कि मैनेजर्स को चाहिए कि इंप्लॉइज के टैलेंट को हम उजागर करें, क्योंकि हर किसी के अंदर छिपी हुई प्रतिभा होती है, जो हर किसी को पता भी नहीं होता है कि मेरे अंदर टैलेंट है। तो इस अप्रोच में कहा गया कि इंप्लॉइज के अंदर जो टैलेंट है वो निकाल कर बाहर लाओ, उसको निखारा जाए। तीसरी बात के बाद जो चौथी बात है वो यही है कि इंप्लॉइज को जो इन्वायरमेंट हमने देना है वो स्वच्छ वातावरण देना है, हेल्थी इन्वायरमेंट, अच्छा वातावरण, ताकि वो वहां पर खुश रहकर काम कर सके। पांचवी बात जो इस अप्रोच से निकल कर आई है, कहते हैं कि हमें दबाव वाला डिसिप्लिन अप्लाई नहीं कराना। हमको कौन सा डिसिप्लिन कराना है, सेल्फ डिसिप्लिन। वो लोग खुद को खुद से डिसिप्लिन में रखना सीख जाएं, बजाय कि कोई बाहर का पर्सन उनके ऊपर दबाव डाले कि तुमको डिसिप्लिन में रहना है। अगर हम सबकी लाइफ के अंदर सेल्फ डिसिप्लिन है तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि बाहर का पर्सन हमारे ऊपर डिसिप्लिन लागू करता है, दबाव डालता है या नहीं डालता है, क्योंकि हम ऑलरेडी खुद से डिसिप्लिन में रह सकते हैं। तो इन्होंने क्या बोला, सेल्फ डिसिप्लिन होना चाहिए इंस्टेड ऑफ इम्पोज्ड डिविडेंड। डिसिप्लिन धक्के से अप्लाई करने की बजाय एम्प्लॉइज को यह सिखा दो कि तुम खुद से अपने आप से डिसिप्लिन में रहना सीखो। तो ये है हमारी सिंपल सी बिहेवियरल साइंस अप्रोच। तो ये अप्रोच खत्म करने से पहले मैं आपको फिर से बता रहा हूं, इस अप्रोच का सबसे फोकस पॉइंट क्या था कि ह्यूमन बिहेवियर को स्टडी करने की बात इस अप्रोच में की गई है। इस अप्रोच को बनाने में काफी सारे लोगों ने हेल्प की है। इस अप्रोच की वजह से इस एरियाज में चेंज आया है, काफी सुधार आया है। इस अप्रोच का क्या निचोड़ है, क्या निष्कर्ष है, क्या कंक्लूजन है, ये भी मैंने आपको समझा दिया है। तो ये थी हमारी सिंपल सी अप्रोच। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कुछ और इंपॉर्टेंट लिंक्स भी दिए हुए हैं, आप उन्हें भी देख सकते हैं। तो यहां तक का वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।